हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं एब्डोमेन की एनाटॉमी बीडी चौरासिया से चैप्टर नंबर 19। इस चैप्टर में हमने एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस डिस्कस कर लिया है और आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है द ऑर्गन इज स्टमक। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन ग्रीक द बैली या गैस्ट्रो वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए जब कभी स्टमक का जिक्र आएगा गैस्ट्रिक ये वर्ड हम यूज़ करेंगे। गैस्ट्रिक जूसेस, gastric carcinoma, gastric ulcer. So word gastric is associated with stomach. ठीक है, स्टार्टिंग बात ये याद रखनी है. It is a muscular bag basically between the esophagus and the small intestine. So for example, if you look at the diagram here, this muscular bag is the stomach. इसके ऊपर यहाँ पर क्या चीज़ होगी? Esophagus. इसके नीचे यहाँ पर क्या होगा? Small intestine, duodenum. So it's a bag between the esophagus and duodenum. और इस बैग का काम क्या है? Multiple. So number one, it acts like a grinder. यानी घरों में जैसे ग्राइंडर यूज़ करते हैं ना, खाना बनाने के लिए आपको अदरक लहसुन डिफरेंट थिंग्स आपको मिन्स करनी है, पीसनी है, तो वो ग्राइंडर में डाल के ऑन कर देते हैं। तो ये मस्कुलर बैग इसी तरह काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स हेयर इट ग्राइंड्स द फूड, जो बोलस यहाँ इसोफेगस से जो आप खाते हैं जब ये स्टमक में पहुँचता है तो इट इज़ देन शैटर्ड इनटू स्मॉलर पीसेस। एक इसका ये काम है एंड दूसरा इसका मेजर फंक्शन है डाइजेशन। बिकॉज स्टमक में यहाँ ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स में से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब ये वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इट्स अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे डिस्टेंसिबल और सबसे बड़ा मोटा सा ऑर्गन है, ठीक है। बाकी सारी एक पाइपलाइन की तरह है, जैसे इसोफेगस है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, देर ऑल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये एक बड़ा सा बैग है। इट इज़ कनेक्टेड अबव टू द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस एंड बिलो टू द डिओडेनम। ये बात हमने कर ली। इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ फूड एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, कहाँ होता है? स्टमक लाइज ऑब्लिकली इन द अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ऑक्यूपाइंग एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। यार यहाँ ना मेरा बड़ा दिल खुश हो रहा है क्योंकि ये टर्म्स उन बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगी जो डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के साथ जुड़े हुए हैं और जो शुरू से मेरी ये प्लेलिस्ट एब्डोमेन की देख रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो जिसका लिंक ऊपर आपको नजर आ रहा है, जिसमें मैंने बात की थी 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, वहाँ बताया था कि कैसे एब्डोमेन डिवाइड होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, अम्बलाइकल रीजन में और हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। सो डिफरेंट जो रीजन्स हैं, जो स्टमक की लोकेलिटी है, वो ये सारे पार्ट्स हैं। डायग्राम में there is a diagram there as well. So that diagram, for example, so stomach is present, part of the stomach in the epigastric region, part of the stomach in the umbilical region and these regions as well. Okay, तो इसके लिए मेरी 9 regions of abdomen की वीडियो देख लें इसी प्लेलिस्ट में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट लाइज ऑल्सो अंडर कवर ऑफ द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड द रिब्स। अगेन अगर आप ये डायग्राम देखें, सो लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, सो दिस इज द राइट कोस्टल मार्जिन, दिस इज द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, अंडर कवर ऑफ द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन लाइज योर स्टमक। ओके, तो ये इसकी लोकेशन है। Now, shape and position. Shape of the stomach depends upon the degree of the tone of the muscles and tone of the muscles of the body itself. In a normal person who is active, जिसे हम sthenic person भी कहते हैं, its shape is somewhat J-shaped, okay? J-shaped stomach. In thin, tall persons, its shape is G-shaped with broad, strong and very active person अगर होगा तो its shape is horizontal. Now, this is not very high yield for your examination purpose, but anyways यहाँ चूंकि इन्होंने mention किया है तो मैंने इसका जिक्र कर लिया। That is important. स्टमक की कैपेसिटी कितनी है? देखो, पहली तो बात आपको याद रखनी है, इट्स हाईली डिस्टेंसिबल। जितना डालते जाओगे इसके अंदर उतना ये बढ़ने की सलाहियत रखता है एडल्ट्स में। ओके, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द मीन कैपेसिटी इज अराउंड ओनली 30 ml, यानी कि 1 ounce एट बर्थ, about 1 liter at puberty and 1.5 to 2 liters or more in adults. तो जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं, इस वक्त आप एडल्ट हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके स्टमक की जो कैपेसिटी है वो 1.5 to 2 लीटर्स आराम से है और इट इज़ ऑल्सो डिस्टेंसिबल। यानी अगर आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी डाल देंगे तो पेट फूलता चला जाएगा और आपका स्टमक वो अकोमोडेट कर लेगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये कैपेसिटी के हवाले से बात। नाउ सम इंपॉर्टेंट थिंग, फीचर्स, इसके एक्सटर्नल फीचर्स। देखो, स्टमक को हम कहते हैं रूल ऑफ 2 लगता है इसमें, हर चीज़ 2 2 2। क्या मतलब ये कि 2 इसमें ऑरिफिसेस हैं या ओपनिंग, यानी 2 ओपनिंग्स हैं इसमें, 2 कर्वेचर्स हैं इसमें,
कर्वेचर्स या बॉर्डर्स, और 2 सरफेसेस हैं इसमें और 2 पार्ट्स हैं इसमें। यानी अगर मैं स्टमक को देखूं, ओके दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, ऑल्दो ये डायग्राम एसोफेजियल वेराइसिस दिखा रही है, बट इसमें हम ये सारी बातें कवर कर सकते हैं। सो मैंने आपसे कहा कि देयर आर 2 ऑरिफिसेस, एक ऑरिफिस इधर है जिसमें इसोफेगस से एंट्री हो रही है, एक ऑरिफिस इसका इधर होगा जिसमें स्टमक का कंटेंट जाएगा डियोडेनम। सो 2 ऑरिफिसेस, ठीक है। अच्छा, 2 इसके बॉर्डर्स हैं या कर्वेचर्स हैं। एक ये है जिसको हम नाम देते हैं लेसर कर्वेचर, और एक ये बॉर्डर है जिसको हम नाम देते हैं ग्रेटर कर्वेचर। सो 2 ऑरिफिसेस, 2 कर्वेचर्स, 2 सरफेसेस। सरफेसेस कौन कौन सी? एक जो आपको सामने से नजर आ रही है एंटीरियर सरफेस, और जो एक बैक साइड पे होगी पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। और 2 इसके पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं पाइलोरस, एक को कहते हैं एंट्रम या बॉडी। अभी हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में। सो देयर आर 2 ऑरिफिसेस, 2 कर्वेचर्स, 2 सरफेसेस एंड 2 पार्ट्स। आइए वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले 2 ऑरिफिसेस की। एक ऑरिफिस जो इसोफिगस से कंटेंट को लेके आता है स्टमक के अंदर, उसे कहा जाता है कार्डियक ऑरिफिस, और वो ऑरिफिस या ओपनिंग जिसमें स्टमक का कंटेंट जाता है डियोडेनम के अंदर, उसे कहते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस। सो कार्डियक ऑरिफिस इज ऑब्वियसली प्रेजेंट एट दिस एंड। सो इस डायग्राम पे अगर मैं आपको रब करके दिखाऊं, सो दैट इज द कार्डियक ओपनिंग, कार्डियक ऑरिफिस, एंड दिस इज देन द ओपनिंग जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस। नाउ कार्डियक ऑरिफिस इज ज्वाइंड बाय द लोअर एंड ऑफ द इसोफिगस, इट लाइज एट द लेवल ऑफ द 7 costal cartilage, और अगर थोरैसिक वर्टिब्रे का लेवल पूछूं तो इट्स T11। पहले भी ये बात बताई थी कि T10 पे ओपनिंग मौजूद होती है डायफ्राम में, जिससे इसोफेगस एंटर होता है फ्रॉम थॉरिक्स टू द एब्डोमेन, और T11 यानी सिर्फ तकरीबन 1-1.5 सेंटीमीटर के बाद इट एंटर्स इनटू द स्टमक। ओके, सो T11 पे ये ऑरिफिस मौजूद है। पाइलोरिक ऑरिफिस जो है वो एट द लेवल ऑफ लंबार वर्टिब्री 1 या ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ये भी मैं खुशी से ना छुटूं, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। वो स्टूडेंट्स जो मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं एब्डोमेन की, 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन में ट्रांसपाइलोरिक प्लेन आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है। ओके, नाउ इट्स पोजीशन इज इंडिकेटेड ऑन द स्टमक बाय a circular groove pyloric constriction produced by the underlying pyloric sphincter or pylorus, which feels like a large firm nodule, by pre-pyloric vein of Mayo, which lies in front of the constriction. So agar hum let me find out the relevant figure for you, for example this figure, so or maybe this particular figure. So yahan different parts bataye hue hain. So that area is basically the pyloric orifice, ठीक है। अब ये pyloric orifice में different structures हैं और different veins यहाँ से जो गुजर के इस एरिया को मार्क करती हैं। यहाँ पे that's basically an sphincter जो एक नोड्यूल की तरह से फील होता है। ओके, सो दैट ऑरिफिस इज कॉल्ड द पाइलोरस और द पाइलोरिक स्फिंक्टर या ऑरिफिस, और इसको हम नाम देते हैं कार्डियक ऑरिफिस। तो 2 ऑरिफिसेस हो गए, ठीक है। इनकी पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए। दिस वन इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T11 एंड दिस वन इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ L1 या ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ओके, अब तो ऑरिफिस के बाद बात करते हैं हम 2 कर्वेचर्स की। लेसर कर्वेचर इज कॉन्केव एंड फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक, and the most dependent part of it is angular notch. The greater curvature is convex and it is about 5 times longer than the lesser curvature. Again diagram पे चलते हैं। So this particular diagram again, यहाँ आप देखें तो 2 openings के बाद इसकी जो 2 borders हैं, ये 2 curvatures हैं। एक ये जो smaller curvature है, this is called lesser curvature, और ये एक जो bigger curvature है, this is called greater curvature, ठीक है। So और ये greater curvatures आप देख सकते हैं कि साइज में बड़ा है as compared to the lesser curvature। इसको हम राइट बॉर्डर भी कहते हैं और इसको हम लेफ्ट बॉर्डर भी कहते हैं। सो लेसर कर्वेचर इज ऑल्सो कॉल्ड राइट बॉर्डर, ग्रेटर कर्वेचर इज ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट बॉर्डर। ठीक हो गया जी। ये फर्दर इसकी लेबलिंग्स हैं। देयर इज एन एंगुलर नॉच। These features, yes, some examiners ask, but if you want to remember, it's easy to remember. इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो लेसर कर्वेचर पर there is an angular notch, ठीक है। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे ये कर्व आ रहा है, this thing basically ये बॉडी को पाइलोरिक एंट्रम से सेपरेट करती है। there is a notch like structure called angular notch, ठीक है। ओके, ये हो गए जी 2 कर्वेचर्स। अब बात करते हैं 2 सरफेसेस की। एक एंटीरियर सरफेस है जो सामने की तरफ है, यानी ये जो आपको नजर आ रही है, और जो पीछे की सरफेस होगी वो पोस्टीरियर सरफेस होगी। तो इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। और 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? इसके 2 पार्ट्स कहलाते हैं कार्डियक एंड पाइलोरिक। अब ये जो कार्डियक और पाइलोरिक है, इसकी डिविजन्स किस तरह से हैं? सो मैं आपको पहले डायग्राम पे दिखा देता हूँ, या पहले पढ़ लेते हैं, चलो यार।
by a line drawn downwards end to the left from the cardiac end to the angular notch. ठीक है, lowest point of the lesser curvature. The line is extended further to the greater curvature. The larger cardiac part is further divided into the fundus in the body, and the smaller pyloric part is subdivided into pyloric antrum and the pyloric canal. So let us now have a look at the diagram. So this, for example, is the diagram explaining different parts of stomach. ठीक है, तो अगर ये एक hypothetical line इस तरह से हम draw कर देते हैं like this, तो इसके ऊपर जितना भी है that is called the pyloric antrum या body, and this is then called the gastric antrum या body, and this is called the pyloric region. ठीक है, so there is this part and then there is this part. अब ये जो छोटा part है, this is called the pyloric part. इसमें जो initial region है stomach का, this is called pyloric antrum, और ये lead करता है एक छोटे part में which is called pyloric canal. Pyloric canal then enters into the duodenum. So contents इस तरह से move करते हैं from the body to the pyloric antrum to the pyloric canal to the pyloric sphincter and into the duodenum. ठीक है, और ये जो ऊपर का बड़ा portion है इसके फिर further sub parts हैं. The major chunk is called the body, और ये जो एक ऊपर की तरफ इस तरह निकला हुआ है this is called fundus. It is usually filled with air. ये हवा से भरा हुआ होता है और एक्सरे पे ये नजर भी आता है. इसको हम कहते हैं gastric bubble. एक बार दोबारा देखते हैं हम क्या पार्ट्स की बात कर रहे हैं. देयर इज कार्डियक पार्ट एंड देयर इज पाइलोरिक पार्ट. सो वेयर इज द कार्डियक पार्ट, चलो इस डायग्राम पे दिखा देता हूं. अगर यहां से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, सो दैट इज ऑल द कार्डियक पार्ट एंड दिस इज ऑल द पाइलोरिक पार्ट. ठीक है, फिर जो पाइलोरिक पार्ट है उसका शुरू का पार्ट है पाइलोरिक एंट्रम, देन द पाइलोरिक कैनाल. और ये जो कार्डियक पार्ट है इसमें देयर इज अ बॉडी एंड देन देयर इज अ फंडस. ठीक है, और फंडस में क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है. ओके राइट, ये सारी डिटेल्स यहाँ लिखी हैं, एक दफ़ा क्विकली पढ़ लेते हैं. द कार्डियक पार्ट हैज़ द फंडस एंड द बॉडी. ठीक है, फंडस इज द अपर कॉन्वेक्स पार्ट, यानी स्टमक का ये वाला जो पार्ट था. अगर स्टमक इस तरह से है तो ये जो इसका अपर पार्ट है जिसमें एयर भरती है, दिस इज कॉल्ड द फंडस. ओके, इट इज फिल्ड विद गैस, एयर, और ये एक्सरे पे विजिबल होता है. नाउ द मेन कंपोनेंट विच इज द बॉडी ऑफ द स्टमक lies between the fundus and the pyloric antrum. So on one side is the fundus, the other side there is a pyloric antrum. और इस बॉडी में there are important glands, और वो glands क्या बनाते हैं, they produce mucus obviously, they produce digestive enzymes from the chief peptic or zymogenic cells, and they produce HCl from the parietal or the oxyntic cell. So gastric juices बन रहे हैं, digestive enzymes, HCl बन रहा है which is important for digestion, and mucus बन रहा है बहुत सारा, क्योंकि ये जो HCl है इससे gastric walls को protect भी तो करना है वरना अल्सर हो सकता है. So that is why HCl की प्रोटेक्शन के लिए there is a lot of mucus production as well. So ये तो हो गया जी कार्डियक पार्ट. पाइलोरिक पार्ट में पाइलोरिक एंट्रम है एंड पाइलोरिक कैनाल है. इनकी अलग अलग लेंथ्स लिखी हुई हैं. इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन. ओके, नाउ रिलेशनशिप्स. अब देखो स्टमक का जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए. आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दो ओरिफिसेस कौन से हैं, उनके लेवल्स क्या हैं, दो कर्वेचर्स कौन से हैं, दो सरफेसेस क्या हैं और दो पार्ट्स क्या हैं. फिर स्टमक की पेरिटोनियल और विसरल रिलेशंस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी स्टमक पेरिटोनियल कौन कौन से उसमें लिगामेंट्स वगैरह उसके क्या रिलेशंस हैं, क्या फोल्ड्स हैं, और विसरा यानी कि और कौन सा विसरा है जो स्टमक के साथ इन रिलेशन एंटीरियर या पोस्टीरियर रिलेशन है, क्योंकि सर्जरीज के वक्त ये रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू टॉक अबाउट द पेरिटोनियल रिलेशन, स्टमक इज लाइंड बाय पेरिटोनियम ऑन बोथ द साइड्स. ओके, नाउ व्हेन वी से ऑन बोथ द साइड्स, लेट मी शो यू द डायग्राम जो मैं आपको बार बार दिखाता हूं. दिस डायग्राम, सो इसमें जब हम पेरिटोनियम की लेयर्स बनाते हैं, अब ये आपको याद हो चुकी हुई होनी चाहिए डायग्राम, क्योंकि हमने कई दफ़ा डिस्कस की है. सो वेयर इज द स्टमक, ये एस इज द स्टमक हियर. ओके, और ये फिर ग्रेटर ओमेंटम था और यहाँ से ये स्टमक की कवरिंग थी. स्टमक दोनों तरफ से इट वॉज कवर्ड विद द पेरिटोनियम. ठीक है ना, ये बात हमने कई दफ़ा ये डायग्राम बनाई है. सो दिस डायग्राम इज नॉट समथिंग न्यू फॉर यू. सो on one side there is a lesser sac and the other side there is a greater sac, और ये stomach है. तो stomach के दोनों sides पे there is peritoneum. It is surrounded on both the sides with peritoneum. तो ये बात अब आपको समझ में आनी चाहिए कि stomach is lined by peritoneum on both its surfaces. ठीक है ना, तो वो डायग्राम अगर समझ में आती है तो ये लाइन समझ में आती है. At the lesser curvature, the layers of the peritoneum lining and the anterior and the posterior surfaces meet to become the lesser omentum. ये भी हमने कई दफ़ा बात की है कि जो lesser omentum है, so for example if this is your stomach here, और यहाँ पे फिर liver और and other gall bladder and everything, so
स्टमक के इस लेसर कर्वेचर से जो पेरिटोनियल कवरिंग इस तरह जा रही होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल द लेसर ओमेंटम, और इसमें फिर एपिप्लॉइक फोरामेन था विच इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्रेटर सैक एंड द लेसर सैक। ये सब बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो आपके लिए ये लेसर ओमेंटम नया वर्ड नहीं है, ग्रेटर ओमेंटम आपके लिए नया वर्ड नहीं है, बिकॉज ये है ग्रेटर ओमेंटम। स्टमक ही और ट्रांसवर्स कोलॉन के बीच में ये जो मिजेंट्री इस तरह से नीचे जाती है, 4 लेयर पर मुश्तमिल ये मिजेंट्री बनाती है। ग्रेटर ओमेंटम पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, मेरी इस प्लेलिस्ट में पिछली वीडियोस को देख लीजिए प्लीज। नियर द कार्डियक एंड द पेरिटोनियम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड ऑनटू द डायफ्राम एज द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। दैट्स एन इजी थिंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज अ लिगामेंट बिटवीन स्टमक एंड डायफ्राम, तो गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ठीक है, क्रेनियल टू दिस इज अनदर बेयर एरिया ऑफ द स्टमक। जैसे लिवर में बेयर एरिया होता है जिस पर पेरिटोनियल कवरिंग नहीं होती, ऐसे स्टमक में देयर इज अ स्मॉल बेयर एरिया। ओके, नाउ ये पेरिटोनियल रिलेशंस थे, यानी पेरिटोनियल रिलेशंस में मोटी मोटी बात क्या याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि दोनों साइड्स पर पेरिटोनियल कवरिंग होती है। एक स्टमक और डायफ्राम के बीच में लिगामेंट होता है विच इज गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, देयर इज अ बेयर एरिया इन द स्टमक। और लेसर कर्वेचर से क्या निकलता है, लेसर ओमेंटम, और ग्रेटर कर्वेचर से क्या निकलता है, ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम जिसकी 4 लेयर्स होती है। तो ये सारी चीजें अगर आपको याद है तो पेरिटोनियल रिलेशंस यू आर फाइन। अब बात करते हैं विसरल रिलेशंस की। जब विसरल रिलेशन की बात आती है तो इट बेसिकली मीन्स कि डिफरेंट विसरा के साथ स्टमक के क्या रिलेशन है। एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक जो है, इट इज रिलेटेड टू दीज ऑर्गन्स, लिवर, डायफ्राम एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंड दैट शुड मेक सेंस टू यू। फिगर 19.8 आपको दिखाता हूं और उसमें ये सारी चीज कवर हो जानी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस डायग्राम हियर 19.8। सो यू सी एंटीरियर रिलेशन में क्या है, एक तो लेफ्ट कोस्टल मार्जिन है, फिर लिवर इज देयर, और ऑब्वियसली यहाँ पे मसल्स होंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के। सो कोस्टल मार्जिन, लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, लिवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल मस्कुलर वॉल, दीज आर ऑल दी एंटीरियर रिलेशंस। ठीक है, फिर आपको पोस्टीरियर रिलेशंस पता होने चाहिए, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। posterior relation में all these things are in the posterior relation, and you can remember them by looking at figure 19.9. So if we for example look at this figure which is showing you behind the stomach, यानी now you have the capacity to see behind the stomach. तो behind the stomach क्या क्या चीज़ें देखो, spleen है, spleen is there, splenic artery है, that is in the posterior relation. This big organ which is kidney, कौन सी किडनी जनाब, लेफ्ट किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड, वो भी लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, चूंकि लेफ्ट किडनी है तो उसके ऊपर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। तो ये ऑर्गन्स तो आपको भूलने नहीं है भाई कि ये स्टमक के बेड में होते हैं या स्टमक के पोस्टीरियर साइड पे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के नाम देखें लिखे भी हैं। There is diaphragm, obviously, left kidney, left suprarenal gland, और splenic fissure of the colon, spleen itself, splenic artery, and also pancreas. तो ये डायग्राम याद रखनी है यार, ये डायग्राम भूलनी नहीं है। ठीक है, pancreas also is going on the back side. तो स्टमक के पोस्टीरियर, अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेन सर्जरी में आपको ये पता होना चाहिए कि when you are dealing with stomach तो उसके एंटीरियर साइड पे क्या है, उसके पोस्टीरियर साइड पे क्या है। Once you know these relations तभी आप अच्छा एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, now as for other organs, हम हमेशा ऑर्गन की एनाटमी पढ़ते हैं, उसके रिलेशंस पढ़ते हैं। वी ऑल्सो स्टडी कि उसकी ब्लड सप्लाई क्या है। ठीक है, जिसमें आर्टीरियल सप्लाई भी है, उसमें वेनस ड्रेनेज भी है, फिर नर्व सप्लाई पढ़ेंगे और लिम्फेटिक ड्रेनेज। इस तरह हम कोई भी ऑर्गन कंप्लीट करते हैं। हर ऑर्गन का स्ट्रक्चर, उसकी ऑब्वियसली एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिर उसके रिलेशनशिप्स, उसके ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल एंड वेनस, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्वस सिस्टम, ये सब चीज़ें एक ऑर्गन का कंप्लीट स्टडी प्लान होता है। ठीक है, तो बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। इट इज सप्लाइड अलोंग द लेसर कर्वेचर by the left gastric artery which is the branch of the celiac trunk। ये यानी एक आर्टीरियल सप्लाई है लेफ्ट गैस्ट्रिक, और दूसरी है राइट गैस्ट्रिक विच इज अ ब्रांच ऑफ द प्रॉपर हेपैटिक। यानी स्टमक का जो लेसर कर्वेचर है, सो दिस इज स्टमक, नाउ यू नो दिस इज द लेसर कर्वेचर एंड दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर। सो लेसर कर्वेचर पर देयर आर 2 branches which you must remember, और वो 2 branches के नाम हैं the left gastric artery and the right gastric artery। left gastric artery कहाँ से निकलती है, celiac trunk, right gastric artery कहाँ से निकलती है, proper hepatic। ओके, अब आते हैं greater curvature की तरफ। जो greater curvature है, it is supplied by right gastroepiploic,
जो पहली आर्टरी सप्लाई कर रही है, विच इज अ ब्रांच ऑफ द गैस्ट्रोडियोडिनल, एंड नंबर 2 इज द लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक विच इज अ ब्रांच ऑफ द स्प्लेनिक। सो जैसे लेसर कर्वेचर पर 2 आर्टरी सप्लाई कर रही हैं, ऐसे ग्रेटर कर्वेचर पर भी 2 आर्टरी सप्लाई कर रही हैं। एग्जाम में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम हो कि जो लेसर कर्वेचर पर 2 सप्लाई कर रही हैं, जिसमें से एक है लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड द अदर वन इज द ब्रांच ऑफ द राइट गैस्ट्रिक। इसी तरह ग्रेटर कर्वेचर पर भी आपको पता होना चाहिए राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर ब्रांचेस फ्रॉम वेयर, यू मस्ट रिमेंबर दैम। ओके, सो ऑल दिस इज द must rectify thing, otherwise you'll be in trouble. अच्छा, फंडस की there are some short gastric arteries 5 से 7, they are from the splenic. So जो फंडस का एरिया है, दिस एरिया, यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द स्प्लीनिक आर्टरी। ओके, अच्छा, वेन्स इसी तरह की हैं जो ड्रेन करती हैं बाय द सेम नेम of the veins of the stomach are actually in line with the arteries. ठीक है, ultimately they drain into the portal vein, यानी कि लेफ्ट गैस्ट्रिक जो है वो पोर्टल में जाती है, एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड स्प्लेनिक। तो 3 डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज में इसका ड्रेनेज है। ओके, राइट एंड लेफ्ट जो गैस्ट्रिक वेन्स हैं वो पोर्टल वेन में एंटर होती हैं, राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक वेन एंटर्स इनटू द सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड द लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक एंड द शॉर्ट गैस्ट्रिक ड्रेन्स इनटू द स्प्लेनिक। सो अगेन इफ यू लुक एट द डायग्राम which is figure 19.3, this one, it tells you the venous drainage. ठीक है, so there is some drainage into splenic, there is some drainage in the superior mesenteric artery which is here superior mesenteric, जिसमें एपिप्लॉइक एंटर होती है, राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक, एंड देयर इज सम ड्रेनेज इन द पोर्टल वेन। सो 1 in the splenic vein, 2 in the superior mesenteric vein and 3 in the portal vein. You must remember कौन सी किस में जा रही है। ठीक है, जो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक हैं वो डायरेक्टली पोर्टल में आती हैं, राइट एपिप्लॉइक जो है गैस्ट्रिक वो सुपीरियर मेसेंट्रिक में आती है, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक जाती हैं स्प्लेनिक वेन में। काफ़ी तेज़ी से मैं बोल गया, लेकिन वीडियो को रोक रोक के देखेंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक दफ़ा में अगर नहीं समझ में आती तो रिवाइंड कर लो यार, दोबारा सुन लो क्या जा रहा है। ठीक है, अच्छा, lymphatic drainage. Now the stomach can be divided into 4 lymphatic territories. Important है ये। ठीक है, ये डायग्राम दिखाता हूँ, समझाता हूँ। The drainage of these areas as follows. पहली जो टेरिटरी है जिसको इन्होंने नाम दिया है एरिया ए, जरा देख लेते हैं यार ये एरिया ए से इनका क्या मतलब है। सो लुक एट दिस डायग्राम 19.11। अगर स्टमक को लिम्फेटिक चैनल की ड्रेनेज वाइज आपको डिवाइड करना है, सो दिस इज हाउ यू डिवाइड इट। जो अपर पार्ट ऑफ द स्टमक है उसमें एक आपने वर्टिकल लाइन लगानी है डाउनवर्ड, और फिर इसको राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर दिया। जो लेफ्ट हाफ है उसमें एक अपर लाइन हॉरिजॉन्टल लगानी है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और एक पाइलोरिक रीजन अलग बच जाएगा। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया नंबर 1 विच इज एरिया नंबर ए। सो एरिया नंबर ए जो है वो ड्रेन करता है इस ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में विच इज पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक ग्रुप ऑफ नोड। ठीक है, अब देखते हैं एरिया ए, आपने देख लिया कौन सा एरिया है, वो किस लिम्फ नोड के ग्रुप में जाता है, पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक में, और अल्टीमेटली ये पहुंचता है सीलिएक लिम्फ नोड्स में। अब बात करते हैं एरिया नंबर 2 की। नाउ एरिया नंबर 2 जो है विच इज कॉल्ड बी इन द डायग्राम, ऑल दिस एरिया इज गोइंग इनटू which group of lymph node? Left gastric lymph nodes, and they ultimately drain in the celiac lymph node. ठीक है, अब एरिया सी की बात करते हैं which is drainage point number 3. So area C is all this, and lymph from here goes to the right gastroepiploic, and the right gastroepiploic में आने के बाद it ultimately drains into the celiac node. अब बात करते हैं एरिया नंबर 4 की which is area D in the diagram. ये वाला एरिया D जो है वो कहाँ एंटर हो रहा है, सब pyloric lymph nodes. For example, it drains into different regions basically, जिसको हम डिवाइड करते हैं सब पाइलोरिक में, हेपेटिक लिम्फ नोड्स में और सीलियाक लिम्फ नोड्स में। सो सीलियाक लिम्फ नोड जो है ये तो सेंट्रल है। पार्ट डी आपके स्टमक का ऑल्सो ड्रेन्स इनटू सब पाइलोरिक एंड हेपेटिक एंड अल्टीमेटली इनटू सीलियाक। तो मैंने चारों जो रीजन्स थे उन रीजन्स में आपको ये बताया, चाहे वो रीजन ए हो स्टमक का या रीजन बी हो, ऐसे व्हाटएवर, इट अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू वेयर, सीलिएक नोड। तो आपको ये याद रखना है कि एरिया ए जो है फर्स्ट किस में ड्रेन होता है, पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक, और पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक किस में चला जाता है, सीलिएक में। एरिया बी की बात देखें, ये भी अल्टीमेटली ड्रेन होता है सीलिएक में। एरिया सी भी अल्टीमेटली ड्रेन होता है सीलिएक में। एरिया डी भी अल्टीमेटली ड्रेन होता है सीलिएक में। सो सीलिएक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड जो है, ये सारे का सारा लिम्फ अल्टीमेटली इसी के अंदर आना है स्टमक का। ओके,
Note that all lymph from all areas of the stomach ultimately reaches celiac node. From here, it goes through the intestinal lymph trunk to reach the cisterna chyli. Okay, look at my video in the general anatomy playlist to understand what is cisterna chyli. Okay. Now the nerve supply, the stomach is supplied by sympathetic as well as parasympathetic nerves. जो sympathetic drain जो इसकी supply है, it is derived from the regions T6 to T10 of the spinal cord via the greater splanchnic, celiac and the hepatic plexuses. तो important बात ये याद रखनी है कि nerve supply क्या है. इसकी sympathetic nerve supply भी है stomach की और parasympathetic nerve supply भी है. Sympathetic supply किन segments of the spinal cord से आती है? It comes from segment T6 to T10. ओके, इनका काम अच्छा कैसे आएंगी? वाया द आर्टीरियल, जैसे आर्टरीज आ रही होती है ना, उनके साथ ये सिंपैथेटिक सप्लाई और फाइबर्स आते हैं. ये आपको पहले भी मैंने बताई ये बात जब नर्वस सिस्टम की जनरल एनाटॉमी पढ़ाई थी कि सिंपैथेटिक फाइबर्स किस तरह ट्रैवल करते हैं. अच्छा, अब इनका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई? यानी जब सिंपैथेटिक रिलीज होगा तो स्टमक क्या करेगा? इट इज वैसोमोटर, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगी. motor to the pyloric sphincter but inhibitory to the rest of the gastric. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार. सिंपैथेटिक सप्लाई से जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये क्लोज हो जाएगा, यानी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी और बाकी का जो मसल है जितना भी स्टमक के अंदर वो रिलैक्स हो जाएगा. इट विल बी रिलैक्सिंग द रेस्ट ऑफ द मस्कुलेचर एंड टाइटनिंग द पाइलोरिक स्फिंक्टर. यानी सिंपैथेटिक सप्लाई जो है गैस्ट्रिक एम्पटिंग करवाएगा या नहीं करवाएगा. क्यों? क्योंकि जब ये स्फिंक्टर बंद होगा तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग कैसे होगी यार? तो sympathetic supply inhibits gastric emptying. Okay, now it is the chief pathway for pain sensation from the stomach. Important. Now parasympathetic fibers क्या हैं जी? They are supplied from the vagus nerve. वेगाई से आते हैं ये through esophageal plexus. There is an anterior gastric nerve and there is a posterior gastric nerve. सिर्फ academic purpose के लिए और obviously surgery के लिए ये पूछा जाता है कि जो anterior gastric nerve है उसमें left vagal fibers हैं या right? So anterior gastric में left vagal fibers हैं, posterior gastric में right vagal fibers हैं. याद करने की चीज़ें यार anatomy में ये याद करो. Now anterior जो gastric nerve है divides into, that is not highly important, not high yield, but this paragraph is. पैरासिम्पैथिक नर्व्स आर मोटर एंड सीक्रीटोमोटर, यानी जब पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी होगी तो सीक्रीशंस इंक्रीज होंगी और कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी. देयर स्टिमुलेशन कॉजेज इंक्रीज मोटिलिटी एंड ऑफ द स्टमक एंड सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस. दे आर इनहिबिटरी टू द पाइलोरिक स्फिंक्टर. दे आर इनहिबिटरी टू द पाइलोरिक स्फिंक्टर. दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको थोड़ी देर पहले मैंने जब सिंपैथेटिक सप्लाई पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था दैट इज मोटर टू द पाइलोरिक स्फिंक्टर, जिसका मतलब यह है कि यहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा. लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है दे आर इनहिबिटरी टू द पाइलोरिक स्फिंक्टर, यानी जब पैरासिम्पैथिक ड्राइव होगी तो ये खुल जाएगा. सो इफ दिस इज द स्फिंक्टर और अगर सिंपैथेटिक सिस्टम की सप्लाई इसको हो रही है सो इट विल बी क्लोज्ड. लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगी सो इट विल बी ओपन, और ओपन होने का मतलब ये है कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगी. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, आपको पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक सिस्टम से गैस्ट्रिक एम्पटिंग रुकती है, पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी से एम्पटिंग बढ़ती है. ठीक है, राइट. नाउ द इंटीरियर ऑफ द स्टमक, ये बेसिकली मैं आपको जब हिस्टोलॉजी हम पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा स्टमक के अंदर से दुनिया कैसी है और उसका स्ट्रक्चर क्या है. यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं. स्टमक हैज़ टू बी ओपन टू, यार ये लाइन मुझे इस पे हंसी आती है. जाहिर है यार किसी को अंदर से देखने के लिए उसे खोलना तो पड़ता है, राइट. द स्टमक हैज़ टू बी ओपन टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर. नाउ अगेन इट्स अ ट्यूब. तो इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या होंगे? देयर विल बी म्यूकोजा, देयर विल बी सब म्यूकोजा, देयर विल बी अ मस्कुलर कोट, है ना. ये जैसे बाकी ऑर्गन्स में होता है इसी तरह यहाँ भी होगा. फिर उसके बाद कोई सीरस या एडवेंटिशियस कवरिंग होती है. तो वन बाय वन देखते हैं. म्यूकोजा क्या है जी? म्यूकोजा ऑफ एन एम्प्टी स्टमक इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स टर्म्ड एज द गैस्ट्रिक rugae. The rugae are longitudinal along the lesser curvature or maybe irregular, not important point. The rugae are flattened in distended stomach. On the mucosal surface there are numerous small depressions which are called gastric pits. The gastric glands open into these pits. Okay, so basically सारी बात ये है. मैं ये हिस्टोलॉजी में इसकी डिटेल्स पढ़ाऊंगा. अभी आपको ये याद रखना है कि जो स्टमक है इफ़ यू ओपन इट तो ये इसमें आपको जो फोल्ड्स दिख रहे हैं these are called gastric rugae.
ठीक है। और यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ओपनिंग्स होती हैं ताकि सिक्रीशंस पूरे म्यूकस तक पहुँच सकें। देन देयर इज सब म्यूकोजा विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आर्टीरियोल्स एंड नर्व प्लेक्सेस। देयर इज अ मस्कुलर कोट, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं विच आर मोस्ट सुपरफिशियल मिंगली अलॉन्ग द कर्वेचर्स, लेसर एंड ग्रेटर कर्वेचर। देन देयर इज एन इनर सर्कुलर फाइबर एंड देन देयर इज अ डीपेस्ट लेयर ऑफ ऑब्लिक फाइबर्स। तो ये 3 तरह के इसमें मस्कुलर कोट्स हैं, काम है कॉन्ट्रैक्शन। There is a serous covering which is the peritoneal covering. Peritoneum पे तो हमने डिटेल में लेक्चर पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब फंक्शंस क्या हैं जी स्टमक के? स्टमक एक्ट्स प्राइमरी एज अ रिजर्वायर ऑफ फूड, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मिक्सर ऑफ फूड, ग्राइंडिंग एक्टिविटी। इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड ग्राइंड होता है, सॉफ्ट हो जाता है एंड मिक्सेस वेल विद द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं उनमें से गैस्ट्रिक जूस बनता है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। HCl प्रोड्यूस होता है विच काइंड ऑफ आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन दे रहा है बिकॉज इट प्रिवेंट्स यू अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस अबंडेंट म्यूकस विच प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा अगेंस्ट द कोरोसिव एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी अल्सर ना हो जाए ना। बात यह है कि अगर ये स्टमक है और इस स्टमक के अंदर बहुत सारा एसिड बन रहा है तो ये आपकी जो वॉल्स हैं HCl इनको डैमेज कर सकता है और अल्सर हो जाएगा। उससे बचने के लिए बहुत सारा म्यूकस बनता है, सो दैट्स फाइन। अच्छा, स्टमक का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इट प्रोड्यूसेस इंट्रिंसिक फैक्टर और वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा ये। और सम सब्सटेंसेज लाइक अल्कोहल, वाटर, सॉल्ट एंड अ फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड। सो स्टमक का बेसिक काम है डाइजेशन, स्टोरेज ऑफ फूड, हेल्प एब्जॉर्बिंग विटामिन B12 एंड किलिंग सम ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। इस डायग्राम में मस्कुलर कोड्स दिखाई हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, फिर इनर मोस्ट लेयर है और ये मिडल लेयर है सर्कुलर। तो दैट्स इजी स्टफ टू अंडरस्टैंड यार बेसिकली। ओके, एनाटमी क्लिनिकल वाइज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं हमेशा ये पिंक बॉक्स आपको पढ़ाता हूँ। गैस्ट्रिक पेन अगर है किसी भी वजह से, अल्सर की वजह से, ट्यूमर की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, वो कहाँ फील होगा? इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन बिकॉज स्टमक इज सप्लाइड फ्रॉम द सेगमेंट T6 to T9, तो इसीलिए एपिगैस्ट्रियम में फील होता है, ठीक है। वैसे भी ये बात मैंने आपको डिटेल में बताई थी कि जो आपका स्टमक है that pain you actually feel in the epigastric region. बार बार ये बात हमने की थी. In fact, let me go to where is it? There was a clinical thing for you to remember there. Yeah. So any pain which arises from the derivatives of the foregut, जब हम foregut की बात करते हैं तो उसमें स्टमक भी आता है, ऑब्वियसली इज रेफर टू द एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। स्टमक फोरगट का पार्ट है इसलिए एपिगैस्ट्रिक। एनीथिंग रॉन्ग विद द मिड गट डेरिवेटिव्स, पेरिअम्बिलिकल रीजन एंड हाइंड गट डेरिवेटिव्स इन द सुप्राप्यूबिक रीजन। डोंट आस्क मी सर इस वक्त सुप्राप्यूबिक रीजन क्या है, मेरी 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन की वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। राइट, ओके, अगला क्लिनिकल पॉइंट देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्लिनिकल पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज पेप्टिक अल्सर कैन अकर इन द साइट ऑफ पेप्सिन एंड hydrochloric acid, namely the stomach, first part of the duodenum. अच्छा, पेप्टिक अल्सर अक्सर लोग समझते हैं सिर्फ स्टमक का अल्सर है, नहीं, इट कैन ऑल्सो हैपन इन डियोडेनम, ओके। इट्स वेरी कॉमन इन ब्लड ग्रुप O एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स इज यार दैट्स अ सीरियस थिंग, और हमारी कंट्रीज में इंडो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश यहाँ काफ़ी कॉमन भी है, ठीक है। इट इज़ टिपिकल अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर एंड दिस इज पॉसिबली ड्यू टू द फॉलोइंग पेक्युलरिटीज ऑफ द लेसर कर्वेचर। एग्जाम में अक्सर एग्जामिनर्स इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि क्यों लेसर कर्वेचर पर ही गैस्ट्रिक अल्सर कॉमन होता है। सो रीजन उसका ये, इट इज होमोलोगस विद द गैस्ट्रिक ट्रफ ऑफ द रूमिनेंट्स। दैट इज एन इररेलेवेंट पॉइंट, मुश्किल है समझना। म्यूकोजा इज नॉट फ्रीली मूवेबल ओवर द मस्कुलेचर, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। चूंकि इसका म्यूकोजा बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं होता तो उसकी प्रोटेक्शन उस लेवल की नहीं होती। इसकी एपिथेलियम थिन है, इजी टू अंडरस्टैंड। ब्लड सप्लाई इज लेस अबंडेंट, जहां ब्लड सप्लाई कम होगी वहां अल्सर का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ये पूरी बॉडी में रूल है, जहां ब्लड सप्लाई कम होगी अल्सर के चांसेस बढ़ जाएंगे। Nerve supply is more abundant with large ganglia, and because of a lot of irritation, ulcer formation is very much common in the lesser curvature. Helicobacter infection is also an important factor. Now, this is an important bug, important microorganism, and perhaps the only microorganism, very strong bacterial microorganism, very strongly associated with the cancer. So, Helicobacter pylori से सिर्फ अल्सर नहीं होता बॉस, it is also associated with gastric cancer, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स आर कॉमनली इन पीपल हु आर ऑलवेज इन हरी, मोस्टली वरी अबाउट इंसिडेंट्स एंड ईट स्पाइसी करी
इंपॉर्टेंट है यार। ये स्पाइसी खाने खाते हैं, जल्दी में रहते हैं, यानी एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है और हर वक्त परेशान रहते हैं। स्ट्रेस अल्सर्स, तो उन लोगों में अल्सर्स बहुत 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 कॉमन है, ठीक है ना। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हम ज़ाहिर जब पैथोलॉजी वगैरह करेंगे तब डिस्कस करेंगे ना। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इज कॉमन, वर्ल्ड 5th कॉमनेस्ट कैंसर है गैस्ट्रिक कैंसर, इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। एक रिपोर्ट होती है ग्लोबोकैन उसे कहते हैं, इसमें आप पूरी दुनिया में कौन से कैंसर्स कॉमन हैं उसकी रिपोर्ट पब्लिश होती है WHO की तरफ से। तो ये वेबसाइट ज़रा विजिट कीजिएगा ग्लोबोकैन, उसमें आपको पता लगेगा इट्स द 5th कॉमनेस्ट कैंसर, इट्स वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। इसीलिए इसकी डिटेल जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो डिफरेंट सब टाइप्स वगैरह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे नया। इसीलिए इसकी लिम्फेटिक्स आपको अच्छे से पढ़ाई थी कि किस तरह ABCD एरियाज में डिवाइड करते हैं और लिम्फ ड्रेन किस तरह होती है, ठीक है। मेटास्टेसिस अकर थ्रू द थोरेसिक डक्ट टू द लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, इसे हम ट्राउजर साइन कहते हैं। अ पेशेंट कमिंग टू यू विद सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर एंड द लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड enlargement is called Trauser's sign, okay, Trauser's sign to be very specific. It's more common in blood group A gastric cancer, ये बात आपको याद रखनी है। अल्सर किस में कॉमन था? अल्सर वाज कॉमन इन ब्लड ग्रुप O, ठीक है, ओके। बाय द वे आई हैव टू शेयर अ सैड न्यूज, मेरी अम्मी का ब्लड ग्रुप भी ब्लड ग्रुप O है एंड शी सफर्ड एट सम टाइम पॉइंट इन हर लाइफ विद पेप्टिक अल्सर। सो या इट वैलिडेट्स ब्लड ग्रुप O में कॉमन है यार। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि अगर किसी वजह से पाइलोरस बंद हो जाए, ठीक है, ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, यानी दैट इज ड्यूडेनम फॉर एग्जांपल, दिस इज स्टमक। तो अगर ये पाइलोरस किसी वजह से बंद हो रहा है, इट कैन बी अ कॉन्जेनाइटल एनॉमली, पैदाइशी तौर पे, या कैंसर की वजह से, अगर कैंसर की ग्रोथ हो गई ये बंद हो सकता है, ठीक है। दैट इज नॉट वेरी हाई यील्ड, आई विल जस्ट लीव इट। नाउ वी आर लेफ्ट विद द हिस्टोलॉजी and then the I think embryology. So both of them I'm skipping because histology और embryology मैं आपको histology इंद्रबीर सिंह से पढ़ा रहा हूँ और embryology हम पढ़ेंगे लैंगमैन से। So with this stomach के जो important anatomical features थे, that's all done। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।